दोस्तों, आज पेश है दूध का कर्ज, सारक की कॉमिक से। एक और चित्र है दोस्तों। अंटार्कटिक महासागर की छाती पर कहीं स्थित बारामुंडा ट्रायंगल, जहां आज एक और जहाज देखते ही देखते सागर के गर्भ में समा गया, जो किसी पुरातन खोज के लिए अंटार्कटिक महासागर की यात्रा पर निकला था। इस घटना के अगले दिन भारतीय पुरातन विभाग के अध्यक्ष मिस्टर पारासर के सामने बैठे नायडू के चेहरे पर ठाटे मार रहा था दुख का अथाह सागर। सब क्या हो गया मिस्टर पारासर? उस दल में शामिल मेरी बेटी पहली बार किसी पुरातन खोज पर निकली थी और अचानक वह दुर्घटना घट गई। अब तो ईश्वर से प्रार्थना की जा सकती है प्रोफेसर साहब कि सागर के गर्भ में ऐसा कोई फरिश्ता प्रकट हो जाए जो समुद्र में डूबे लोगों को वापस ले आए। तुरंत ऐसा फरिश्ता कौन है भला? ऐसा फरिश्ता कौन है? और आज इस सभा में सागर के छोटे छोटे तकरीबन सभी जीव मौजूद हैं। आज इस सभा में छाटे के सभी जीव मौजूद हैं। सागर के अंदर एक ऐसी व्यवस्था कायम करना चाहता हूँ जिससे सागर के प्रत्येक जीव अपने कर्तव्य का एहसास हो। इसलिए एक सभी को गठित कर रहा हूँ सारक। और इस सभा का प्रधान नेता होगी ब्लू व्हेल और रोमी, इन मछलियों के प्रधान सलाहकार डॉल्फिन, और सेनापति का कार्य संभालेगा ऑक्टोपस। सार्की सभी जीवों किसी न किसी खतरे का सामना करने के लिए हर पल तैयार रहेंगे। सागर में तमाम जीव मेरे आदेश का पालन करेंगे। मैं किसी को कोई आपत्ति नहीं नहीं नहीं। सब तुम्हारे अपना नेता स्वीकार करते हैं सारक। तभी जल स्तंभ जैसा हलचल मच गई। अरे आपके मुंह में क्या है? दबाकर लाई हो संपर्क। सारक ने स्पार्क के मुंह से वह बोतल निकाली। यह गोल वस्तु मुझे लहरों में तैरती मिली है सारक। इस वस्तु को तोड़ना होगा। बोतल को तोड़ने के लिए भला सारक को कितनी ताकत लगानी थी? वैसे बोतल का ढक्कन बंद कसा हुआ था, किंतु सारक ने ढक्कन को खोलने की जानकारी नहीं थी। बोतल के अंदर निकले कागज को बारीकी से देखा। न जाने कौन सी भाषा लिखी है। कहीं हमारे ऊपर किया गया कोई जादू टोना तो नहीं? मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ सारक। अनेक बार ऐसा पानी की सतह पर विचित्र वस्तुएं चलती देखी हैं जो कई बार उन्हें अपनी पूंछ से लपेट कर पलट चुकी हूँ। शायद वे हम पर हमला करने के उद्देश्य से आती हैं। बोट वस्तुओं पुरानी। ब्लू व्हेल की बातें सारक की चिंता बढ़ गई। तब तो मुझे इस पत्र में लिखी पत्रिकाओं का रहस्य जानने के लिए दुनिया के किसी व्यक्ति को लाना होगा। चलो सारक। चल पड़ी सारक। उसी समय सागर की छाती पर खड़े भारतीय जहाज। एक बार फिर सोच लो प्रोफेसर, सागर की अथात गहराई में उतरना मौत को दावत देना है। मैं अपनी बेटी को ढूंढने के लिए सागर तो क्या पाताल की गहराइयों में भी नाप सकता हूँ। कैप्टन अपने चेहरों पर ऑक्सीजन मास्क लगाया और प्रोफेसर नायडू की सागर की छाती को फाड़कर बाहर निकला सार्क। यही है वह अद्भुत दुनिया के प्राणी उन पंक्तियों को पढ़ सकता है। जहाज में प्रत्येक व्यक्ति हरकत में आ गया। गोलियां चलो, दागो, जाल फेंको।
अचानक मची अफरा तफरी में चौंकते रह गए नायडू। ओह माय गॉड, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। यह समुद्र के अंदर कैसी सभ्यता निकल निवास करती है? यदि यही नहीं, फिर शार्क यह कौन है? अगले ही पल सोचने के लिए शार्क प्रोफेसर को समय नहीं दिया। मुझे तुम्हारी सख्त आवश्यकता है। और इससे पहले कि कैप्टन ओ से सलाहकार प्रोफेसर शार्क को चुंगल से बचाने की तरकीब सोचते, काफ़ी समय शार्क के पास पानी में की गहराई में समा जाने का। और कुछ क्षण बाद, कौन हो तुम? कमाल है, आप हमारी भाषा में बात कर रहे हैं, लेकिन आप पानी में सांस कैसे ले पा रहे हैं? पानी अपनी पीठ पर बंधे ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद से पानी के अंदर तुम्हारा पाया जाना इस सदी का सबसे बड़ा करिश्मा है। और वह सब छोड़ो, यह पत्थर पढ़ो जिसे मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। पत्थर पढ़ते ही अंदाज में चीख पड़े प्रोफेसर, यह तो मेरी बेटी प्रीति का है। यह तुम्हें कहाँ से मिला? सारी बात प्रोफेसर से को सुनाई। सुनकर ओह, अवश्य प्रीति सागर में डूबने से पहले यह खत लिखा पानी में बहा दिया होगा, ताकि समय रहस्यमय जीव और दूसरा कोई प्राणी जीव को इशारा करती रही। प्रीति, आप चिंता न करें प्रोफेसर, इस रहस्य के साथ साथ आपकी बेटी को भी वापस ले आऊँगा। मैं तुम्हारे साथ चलूँगा शार्क। कुछ समय पश्चात दोनों बारामुंडा ट्रायंगल में थे। क्या खत वाणिज्य वो रहस्य जीव कभी नजर नहीं आएगा। परंतु शार्क की बात समाप्त होती होती पानी में गजब चमक उत्पन्न हुई। मेरा हाथ पकड़ लो प्रोफेसर, रहस्यमय जीव हमें धीरे धीरे अपनी ओर बढ़ रहा है। और किसी चुंबकीय की भांति एक अज्ञात दिशा में खींच चले दोनों। और वह रहस्यमय वर्णन जिसकी बेटी ने अपने पत्र में किया था। और अगले पल तीनों को अपने सागर का गोता लगा गया जीव। उसको गोता लगाते ही सागर में जीव में बवंडर बनना किसी बड़े तूफान का चक्कर कचुम्बर निकाल देने के लिए काफ़ी था। और इस जीव को वेहल को कतई नहीं वही हो यह जीव वेहल को कति वही हो सकती। मैं ऐसे जीव को अनेक बार। वह रहस्यमय जीव कौन है? धीरे धीरे सारे रहस्य का पर्दा हटता चला गया प्रोफेसर। अचानक गुफा के तरह जीव का मुंह खुला और दैत्याकार जीव का मुंह और तीव्र झोंके की तरह बाहर निकल गए तीनों। और सब कुछ इतनी तेजी से घटा कि सोचने का मौका भी नहीं मिला शार्क को। ओ प्रोफेसर की जान खतरे में है, मेरी जान की परवाह मत करो शार्क, तुम यहाँ से दूर चले जाओ मेरी बेटी को बचाने की खातिर। प्रोफेसर के शब्दों पर मजबूर किया शार्क को। चलो शार्क। और दूर 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 भागता चला गया। प्रोफेसर के जिस्म में आठ के कई भाले। ले चलो इसे। और यह नगरी लगता है भयानक प्रलय आई है यहाँ। और कैसी इमारतें हैं, तबाही की कहानी खुद भी नजर आ रही है। किसकी है ये भव्यता को मात कर देने वाली प्रतिमा? अचानक क्यों टपक रहा है प्रतिमा की आंखों से आंसू? रोमांचित हो उठे नगरवासी अद्भुत नज़ारा देख। अरे यह 3000 साल बाद बलकारी की आंखों से आंसू कैसे टपक रहे हैं? तो क्या बलकारी का बेटा आ गया? और हैरत से फट पड़ी बरमुंदा नगरी के सम्राट की आंखें विषमकारी खबर सुनकर। क्या बलकारी की आंखों से आंसू? क्या बलकारी की भविष्यवाणी सच निकली? जाओ बलकारी के बेटे को खोज कर लाओ, जो गया सम्राट।
और बल का बारमूला का बच्चा बच्चा एकत्रित हो गया था भव्यता प्रतिमा के निकट। बलकारी की आंखों से बहते आंसू संकेत कर रहे हैं अब वाटर वंश का नाश हो जाएगा कर रहेगा। और बलकारी की आंखों से बहते आंसू के लिए टूट पड़ी भीड़। ये आंसू नहीं अमृत है, पहले मुझे ग्रहण करने दो प्रसयद। और उधर बारामूला के चप्पे चप्पर पर सार्क की तलाश जारी थी। कुछ सैनिक उस दिशा में जाएं जो गया सेनापति। और उधर संपर्क की पीठ सार्क की पीठ पर सवार सार्क प्रोफेसर के बिछड़ने के बाद इधर भटक रहा था। स्पार्क यहाँ चारों ओर ऊबड़ खाबड़ जमीन के अलावा कुछ नहीं है। तभी उसकी नज़र ऊबड़ खाबड़ जमीन रेतीली आगे बढ़े चले आ रहे सम्राट जिंगर वाटर के सिपाही जिंगावा वल्टर के सिपाहियों, वो देखो वैरा वल्लरी का बेटा, हमला करो इस पर। और हमले की शुरुआत की सैनिक ने, किंतु सैनिक की वार को न केवल वेद पूर्ति से बचा गया सार्क बल्कि अपनी चीते की चपलता दिखाते हुए उसके सैनिक की धज्जियां उखाड़ दी। तुम्हारा पाला सार्क से पड़ा है मूर्खों, इस बात को तुम जल्दी समझ जाओगे यदि तुम्हारे इस लंबे चौड़े शरीर दिमाग नाम की छोटी सी चीज नहीं हुई तो। वो देखते ही सार्क 3-4 सैनिकों जमीन सूंघा दी, लेकिन सैनिकों की संख्या ज़्यादा थी। सार्क अकेला अब कुछ उसका मुकाबला कर पाता। नतीजा सार्क को आशा विपरीत निकला और इस भारी भरकम जाल किसी शेर को फंस चुका था। सार्क, मैं हमेशा तुम पर नज़र रखूंगा सार्क, न जाने कब तक मेरी जरूरत पड़ जाए। चलो इसे जिब्राल्टर के पास ले चलो। और बारामूला नगरी के मैदान में जमा था हर शख्स, कारण कुछ देर यहाँ जिब्राल मान के पधारने वाले थे। जैसे जिब्राल्टर मान यहाँ पहुँचेंगे स्थिति सिर झुकाकर प्रणाम करना सार्क, मैं उससे देखने को उत्सुक हूँ। प्यारेलाल, एक बार आए तो सही। और कुछ देर बाद जिब्राल महान की सवारी वहाँ पहुँची। जिब्राल्टर महान नम्र रहे। चलो जिब्राल्टर महान के आगे सिर झुकाओ वरना तुम्हारा सिर जुदा कर देंगे। अब तो जवाब देना ही पड़ेगा। और अगले पल पतले धागे की तरह सामान टूटती चली गई। सार्क के जिस्म पर लिपटी जंजीरें हवा में उड़ता नजर आ रहा था सैनिक का शरीर। और सीधे जिब्राल्टर वाहन के आगे मांस के लोथड़े में बदला पड़ा था। अब यह सैनिक मुझे बार बार परेशान कर रहा था जिब्राल्टर महान, इसलिए मुझे इसका मुंह बंद करना पड़ा। आपको बुरा तो नहीं लगा श्रीमान? सार्क, शाबाश सार्क, तुम अपनी प्रतीक्षा में सही उतरे। परीक्षा? हाँ, परीक्षा ही थी। सैनिक को तुम्हारी मुठभेड़। सैनिक, एक बार तुम्हें मेरे आगे सिर झुकाने के लिए कहना और तुम्हें उत्तेजित करना का प्रयास करना, यह सब तुम्हें परखने के लिए किया गया था, ताकि तुम देख सके आज तुम्हारी नगरों में उस वीरांगना का दूध लहू बनकर बह रहा है। किंतु तुमने सिद्ध कर दिया कि सार्क तुम वलकारी के सच्चे सपूत हो। आओ तुम्हें उस महान नारी से मिलवाता हूँ। और कुछ देर पश्चात इस प्रतिमा की आंखों में आंसू कैसे जिब्राल्टर मान, ये तेरे आने की खुशी में की आंसू हैं सार्क, अपनी माँ की प्रणाम करोगे। खून का यह कैसा रिश्ता था
जिसने स्वयं तक वल्कारी के चरणों में झुकने को मजबूर कर दिया था। प्रणाम माँ। कैसे हुआ यह सब? कैसे मेरी माँ इस पत्थर की मूर्ति में बदल गई? कैसे अचानक उसकी आंखों में आंसू बहने लगे? यह 3000 वर्ष पूर्व की बात है सर, जब बरमुंदा नगरी के चारों ओर खुशियाँ और फसल लहरा रही थी। किंतु एक दिन लग गई बरमुंदा के वैभव को बुरी नज़र। सम्राट वाल्टर एक विशाल सेना लेकर हम पर आक्रमण करने आ रहा है। यह सुनकर गरज उठे बारामुंडा मुंदा के सम्राट पिकारो। उस दुष्ट की इतनी हिम्मत! 3 बार पराजित होने के बाद भी वह उसकी निगाह हमारे दिव्य चुंबकाय पर लगी हुई है। जाओ सेनापति, जाओ उसे खबर करो। मुझे दुष्ट वाल्टर को खबर सिखाने के लिए युद्ध भूमि में जाना होगा। वल्कारी, तुम, यह महाराज का आदेश है। और बिस्तर पर सो रहे अपने बच्चे को प्यार से चूमा और सेनापति जेडो ने देखा, वल्कारी, एक दिन तो हमारा बेटा बड़ा योद्धा बनेगा। और घनघोर युद्ध हुआ सेनापति जेडो वाल्टर के बीच। कई दिनों तक चलने वाले भीषण युद्ध के बाद एक बार पराजित हुआ वाल्टर, किंतु सेनापति जेडो अपने प्राणों की आहुति देकर जीता वह युद्ध। धीरे धीरे जेडो का बेटा शक्तिशाली बड़ा होने लगा और बारामुंडा नगरी के राजकीय नियमानुसार जेडो का जंगह सीमा सेनापति नियुक्त कर दिया गया। अपने पिता की मौत का बदला लेना होगा मुझे। कब आएगा वह दिन? ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा शक्तिमान को। 10 साल बाद एक बार फिर दिव्य चुंबकास्त्र को पाने के लिए बारामुंडा पर चढ़ाई करने आ रहा था वाल्टर। हाँ, इस बार शुरू थांबा के वरदान, गुरु थांबा के वरदान यदि पराजित हुआ तो उस पराजय में मेरी जीत होगी। कांप उठा था माँ का कलेजा खबर सुनकर। नहीं, मैं अपने कलेजे के टुकड़े को युद्ध भूमि में नहीं भेजूंगी। सेनापति को पहले ही खो चुकी हूँ मैं। होश में आओ बलकारी, यह बारामुंडा नगरी का नियम है कि सेनापति का बेटा सेनापति बनकर युद्ध में जाता है, किंतु इस समय मैं स्वयं युद्ध भूमि में जाऊंगी। महादेव महोदय वाल्टर, मैं अपने पति की मौत का बदला लेने और ठाका लगा दिया वाल्टर ने वल्कारी का सामने देखकर। हाँ, लगता है बारामुंडा में वीर पुरुष वाल्टर से डर कर अपने माँ की गोद में छुप गए। इस स्त्री को भेजा हमारे सामने। तुम्हें अभी नारी शक्ति देखी कहाँ दुष्ट? और सनसनाता आया वाल्टर का फेंका अस्त्र और तुरंत वल्कारी की छाती को चीरने से पहले किसी और का सीना धाक चाकू हो गया था। यह ले वाल्टर। और शक्तिमान का फेंका भाला ले उठा वाल्टर का सिर। हा, तू जीत कर भी हार गया शक्तिमान, क्योंकि गुरु थांबा का वरदान तहत जहाँ मेरा सिर गिरेगा वहाँ साक्षात परला आ जाएगी। इधर माँ की गोद में सिर रखकर हमेशा के लिए सो गया शक्तिमान। उठ बेटा, आंखें खोल। शक्तिमान की मौत तुम्हारी आंखों के में आंसू क्यों नहीं बहते वल्कारी? अब मेरी आंखों में उसी दिन आंसू टपकेगा जिस दिन मेरा बेटा वापस बारामुंडा नगरी लौटेगा। और सौगंध है अपने कलेजे के टुकड़े की, जिस दिन वापस लौटकर वाल्टर वंश का समुद्र नाश होगा, उसी दिन पुनः पत्थर की प्रतिमा से संजीव होकर ग्रहण करूंगी। इसे मेरे दूध का कर चुकाना होगा। और धीरे धीरे पत्थर की प्रतिमा में बदलता चला गया वल्कारी का जिस्म। और उधर जो बारामुंडा नगरी में वाल्टर का सिर गिरा मानो सचमुच पर आ गई। खत्म हुआ होता जा रहा था बारामुंडा का वैभव।
और अगले क्षण फटा एक भविष्य ज्वालामुखी और धीरे धीरे बरमुदा नगरी समेत समूचा द्वीप अंटार्कटिक महासागर की लहरों में समा गया और वातावरण में छाई लंबी खामोशी को तोड़ा जिब्राल्टर ने। यह घटना घटित हुई 3000 साल गुजर गए हैं सार्क, जब से यह अंटार्कटिक सभ्यता दुनिया की नज़रों से दूर सागर की गर्भ में छिपी है। इधर उस भयानक प्रलय के बाद वल्कारी की प्रतिमा जो जो धीरे धीरे तुम्हारे आने की इंतजार करती रही और बरमुदा नगरी के लोग स्वयं बसे गए थे। उन्होंने धीरे धीरे पुनः अपनी नगरी आबाद कर पूर्वजों को वापस सिंहासन पर बिठाया। अब मैं आ गया हूँ जिब्राल्टर मान, मुझे अपनी माँ के दूध का कर चुकाना है। उधर बरमुदा नगरी से कहीं दूर कैसे भगने में कामयाब हो गया वह दूसरा साथी, क्यों नहीं पकड़ पाए तुम उसे? माफ़ी शहंशाह, माफ़ी। इस संभवत ने हमारा ध्यान अपनी ओर कर लिया था। जब तक यह इसका दूसरा साथी नहीं मिल जाता बाकी कैदियों की तरह कारागार में डाल दो तभी। गजब हो गया शहंशाह, बल्टरी का बेटा आया है क्या? लगता है फिर एक बार उसकी मौत बरमुदा नगरी के खींच लाई है। 3000 साल पहले मेरे पूर्वज वोल्टर के हाथों मारा गया था, इस बार मेरे हाथों मरेगा। और कारागार में पहुंचकर बिचकाटे उछले प्रोफेसर नायडू। प्रीति मेरी बेटी, पापा आप यहाँ कैसे पहुँचे? प्रोफेसर नायडू ने सारी कहानी सुनाई। किस्मत क्या खेल देख बेटी, जिस सार्क ने हमें आपस में मिलवाया वही बिछड़ कर न जाने कहाँ चला गया। बरमुदा नगरी से दूर एक खूंखान स्थान पर सार्क की आवाज़ भला कैसे ना आती। स्पार्क, मैं आ गई सार्क, शुक्र है कि आप मुझे मिल गए। मैं तो एक हैरत अंगेज कर चीज दिखाती हूँ ना चाहती हूँ। पहले अगले क्षण सार्क पीठ पर सवार हो गया। स्पार्क, चल स्पार्क। और कुछ देर बाद स्पार्क सार्क को लिए एक वीराने में जा पहुंची। स्पार्क, यह देखो सार्क। अरे यह किसकी खोपड़ी है? यह भाला कैसा धसा पड़ा इसमें? भाले को छुआ स्पार्क को मन बिजली कड़की और एक विद्युतीय झटका लगा और सार्क के मस्तिष्क में अनेक अगले क्षण ज्ञात आया वह 3000 वर्ष पुरा प्रलयकारी युद्ध का अहंकारी दृश्य है, हाकारी दृश्य है। ओह, यह तो मेरा ही भाला है स्पार्क, जिसे मैंने वाल्टर का श्रृंगार किया था और खोपड़ी वाल्टर की है। यह भाला मेरे काम आएगा। और सर्पाकल की पीठ पर सवार हो सार्क अपने लक्ष्य की ओर बढ़ गया। सबसे पहले यह पता लगाना होगा नायडू कहाँ है और उसे ले जाने वाले कौन थे। इधर बिजली सी कड़कड़ाहट सुनकर चौंक उठा फाल्टर। यह कड़कड़ाहट कैसी है? प्रलय आने वाली है। और प्रलय नहीं, बलकारी का बेटा आ रहा है। गुरु थामा, आप अचानक यहाँ? हाँ, बस 3000 साल पहले हमारे दिए गए वरदान के कारण बरमुदा नगरी का सर्वनाश हुआ था, लेकिन आज बलकारी का बेटा तुम्हारी तरफ बढ़ा चला रहा है। किंतु तुम्हें एक ऐसा वरदान दिए जा रहा हूँ जिससे कभी पूरा नहीं कर पाएगा शार्क, और तुम शेर अनोखे वरदान के रहते कभी नहीं मार पाओगे। और गुरु थामा के मस्तिष्क में बनी आकृति मुंह से निकलने वाली दिव्य किरणों से नहा गया पाल्टरलर और धीरे धीरे हवा में गायब हो गया। गुरु थामा न चाहते हुए भी इस पाल्टरलर की मदद के लिए मजबूर था, क्योंकि हजारों वर्ष पहले पाल्टरलर के वंश की रक्षा का वचन दिया था, क्योंकि एक दिन उनके मेरे बेटे की जंगली पशु का आहार बनने से बचाया था।
हाँ, अब शार्क मेरा बाल विवाह का नहीं कर सकेगा, क्योंकि मेरी मौत की शर्त बड़ी अजीब व गरीब है, जिसे मरते दम तक पूरा नहीं कर पाएगा। उधर कारागर में सभा जल्दी आ चलाओ, और हमें जल्द से जल्द यह श्रम खोद कर यहाँ से निकलना है। किंतु फाटल की कैद से भाग निकलने वाले कैदी की तरह आसान न था। सुरंग कारागार में सुरंग खोदने की कोशिश की जा रही है, तुरंत शहंशाह को सूचित करो। क्रोध से लावा फट गया फाटलर की आंखों में। ले जाओ इन्हें, और इन्हें कटर पर लिटा कर इनके कर डालो इनको भयानक मौत। और कटर नामक मौत का यंत्र सूल जैसी प्रत्येक कैदी की जिंदगी। आह, अब क्या होगा पापा? हौसला रखो बेटे, जिसने हमें मिलवाया है अब वह हमें मौत के मुंह में जाने से भी बचाएगा। और गलत नहीं कहा था नायडू, फरिश्ता बनकर आ गया शार्क। शार्क नहीं प्रोफेसर, उस माँ के बेटा कहो जो मुझे 3000 साल पहले तक अंदर ही अंदर खून के आंसू पीती रही और अपने बेटे का इंतजार करती रही। उसी माँ के दूध के फर चुकाने आया है शार्क। और शार्क कटर को टूट गया। भला कौन बचा था? जा अपने शहंशाह से बोलना उसका बाप आया है बलकारी का बेटा बनकर। और सोचने के अंदाजे में छुकड़ी बलकारी फाल्टर की आंखें। लो, बलकारी का बेटा यहाँ तक आ गया पहुँचा। लगता है 3000 साल बाद फिर इतिहास अपने आप दोहराएगा। चल बड़ा फाटलर, अब गुरु थामक के आशीर्वाद से अजय बन गया हूँ। अब शार्क की लाश ही वापस यहाँ से। और उधर फाटलर की विशाल सेना बड़ी चली आ रही थी, और इधर जिब्राल्टर अपनी सेना के साथ शार्क की मदद के लिए पहुंच गया। चिंता मत करो शार्क, हम भी आ गए। नहीं जिब्राल्टर मान, यह लड़ाई मेरी और फाटलर की है। इन दोनों सेनाओं के युद्ध में व्यर्थ में रक्तपात बढ़ाना चाहता है। हाँ हाँ, तो पहले तू अपनी रक्त तो बहाने दे शार्क। फाटलर के प्रहार से शार्क भागा बचा। शार्क अपुती पलट कर वार किया। कर चुकाना है, दूध का कर चुकाना है। किंतु यह क्या? हाँ, मुझे मार नहीं सकेगा तू शार्क, क्योंकि मुझे गुरु थामन आशीर्वाद से मैं अजय हूँ। हाँ, मुझे मारने से पहले यह जरूर बताऊंगा कि शार्क प्रलय के समय दिव्य चुंबन का से पानी में बहता हुआ हमारे पास आ गया था। उसी चुंबकीय से निकलने वाली दिव्य चुंबकीय किरण की मदद से हम बारामुंडा से निकलकर गुजरते जहाज़ों को अपनी ओर खींच लेते हैं, और ताकि भारी व्यक्ति चुंबकीय स्तर को न चुरा ले जाए और चुंबकीय बाहरी दुनिया की नज़रों से बचा रहे। लेकिन आज तुझे मारकर सारी कहानी खत्म कर देगा फाटलर। किंतु फाटर फाल्टर का भला क्या बिगाड़ता? हाँ हाँ, गुरु थामा के वरदान से उसी व्यक्ति के हाथों मर सकता हूँ जिसके मेरी पुरजों का वध किया, तथा सारी हथियार से तथा उसी हथियार से मर सकता हूँ जिससे मेरे पूर्वज का सिर काटा गया। लेकिन तुम वह हथियार कहाँ से लाओगे? हाँ हाँ हाँ, तूने अपनी मौत का राज बताकर अपना जीवन सबसे बड़ी भूल की फाटलर। ऐसा हथियार मैं अपने साथ लेकर आया हूँ, देख। और इसी भाले से मैंने वाटरलर का सिर काटा था। अब तेरी भला मौत का कारण बनेगा। एक पल के लिए मंडराया फाटर की आंखों में खोप, और अगले ही क्षण उसके सीने में आर पार हो चुका था भाला। और वाटर के कार वंश का नाश होते ही किलकारी पुंची जीवित हो उठी। मैंने अपने दूध का कर चुका दिया, माँ वाटरलर के वंश का सर्वनाश कर दिया है, और चुंबक पुनः जिवाल्टर के महान को सौंप दिया है।
और अब अपने बेटे को विदा दे माँ, तेरा बेटा रुक नहीं सकता। सागर की लहरें उसे पुकार रही हैं। साथ ही सभी कैदियों को भी दैत्याकार जीव पर सवार कर वापस सागर के तट पर छोड़ने के लिए, जो प्रलय के बाद बचा अंटार्कटिक सभ्यता का अंतिम जीव, उसे जिसमें प्राणवायु का पर्याप्त भंडार है। जा बेटे, बलकारी आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और अगले ही पल जैसे सैकड़ों सूरज एक साथ चमक उठे, यह संकेत था रहस्यमय जीव का आगमन का। और यह राज कोई नहीं जानता था कि यह रहस्यमय जीव शार्क का आदेश मानने वाला एक समुद्री प्राणी था। और एक बार फिर सभी कैदी जीवित शरीर को अपने प्रवेश कर लिए। और जाने से पहले वादा करो प्रोफेसर, अपनी दुनिया में पहुंचकर यह भूल जाओगे कि आपने बारामुंडा में कदम रखा था। भूल जाओगे कि इसी रहस्य में सभ्यता से आपका वास्ता पड़ा। मैं वादा करता हूँ शार्क। और बारामुंडा की कैदियों को अपने अंदर रहस्य में जीव पानी में उजल हो गया। चल शार्क, अलविदा बेटे। इधर शार्क भारी मन से अपनी माँ और अपने प्रिय दोस्तों पर सवार हुआ। शार्क भारी मन से अपनी प्रिय दोस्त की पीठ पर सवार हुआ और कुछ समय पश्चात सागर के तट पर खड़ी व्यक्ति रहस्यमय जीव वापस पानी में गोता लगाते हुए देखा। क्या हम शार्क को भूल पाएंगे पापा? शार्क को सागर के जीवों की भलाई के लिए हमें भूलना होगा प्रीति। वह एक सपना था, रात्रि में देखा वह सपना सुबह भोर होने के साथ दिमाग से कापूर हमेशा हमेशा के लिए। और प्रोफेसर की आंखों में न जाने कब तक सागर की लहरों पर जमी रही और बारामल ट्रेंगर फिर लोगों के लिए रहस्य बन गया। वाटलर के वंश का सचमुच नाश हो गया? जी नहीं, वाटलर के परिवार का एक सदस्य जिंदा है जिसे हम आपसे मिलवाएंगे। बस बहुत ही खोलने के साथ वाटलर के वंश का नाश करना होगा। नाश न होने की पुनः समाप्त दोस्तों। कौन सी है यार, मत रोना।